स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हमारे डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो जनरल प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जीटीयू की एग्ज़ाम के लिए, ओके। और इसको आपको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो ये जो जनरल प्रोसीजर है मशीन डिज़ाइन का, ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। यानी आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, आपको एक डायरेक्शन या स्टेप्स प्रोवाइड करेगा, जिससे आप डिज़ाइन को इन फ्यूचर कोई भी जो मैकेनिकल या कोई भी और भी डिवाइस आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में जो पढ़ चुके हैं वो है लेक्चर नंबर 1 में मशीन डिज़ाइन क्या होता है, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन देखे, यानी कि क्लासिफिकेशन देख लिए। और लास्ट लेक्चर में हमने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीन डिज़ाइन, या तो दूसरी तरह से बोले तो जनरल कंसिडरेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जनरल प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है, बट ये जो स्टेप्स है ये इतने रिजिड स्टेप नहीं है, इसको आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो, यानी थोड़ा स्टेप्स ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। बट ये जो एक जनरल स्टेप है, यानी इस प्रोसीजर से जाओगे तो आप कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो बहुत बड़ी आसानी से, ठीक है। तो देखिए, जनरल प्रोसीजर के जो स्टेप है उसमें सबसे पहला आता है रिकॉग्निशन ऑफ नीड, या तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, या रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इस सारी चीज़ को हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ओके। सो जनरल प्रोसीजर में सबसे पहला काम है हमें नीड को पहचानना, ज़रूरत को पहचानना। दूसरा हमारा जो स्टेप है उसमें आता है हमें नीड को, वो प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मैकेनिज़्म बनाना, यानी सिंथेसिस करना। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ओके। बट यहाँ हम क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, मैकेनिज़्म सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी जो भी हमारी जो मोशन है हमें उसको अचीव करने के लिए कुछ पार्ट्स को अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, और उसमें जो मोशन है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो एम है, गोल है, वो अचीव होगा। थर्ड जो स्टेप है उसमें आएगा फोर्सेस का एनालिसिस, ओके। फोर्थ स्टेप में आएगा मटेरियल को सिलेक्ट करना। उसके बाद जो स्टेप है उसमें हमें शेप और साइज़ को डिसाइड करना, और स्ट्रेसेस को कंसिडर करके हम साइज़ डिसाइड करते हैं, ये भी सीखेंगे। दूसरी तरह बोले तो इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिज़ाइन। उसके बाद हमें रिवाइजिंग द डिज़ाइन करना है, यानी हमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो करना है, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन अगर एक बार अप्रूव हो जाए तो फिर हमें उसका फाइनल ड्राइंग बनाना है, और अगर एक बार फाइनल ड्राइंग बन गया फिर हमें उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी डिवाइस को, कोई भी मशीन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है जनरल प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो जनरल प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन में हमें सबसे पहले कुछ 2-3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जो है जैसे कि इन डिज़ाइनिंग मशीन देयर इज़ नो रिजिड रूल। कोई भी एक रिजिड रूल नहीं है। रिजिड का मतलब क्या, फिक्स रूल, मतलब ऐसा रिजिड जो पक्का हो गया जिसको हम हिला नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये रूल कैसे, जनरल रूल है, रिजिड रूल नहीं है, फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है जिसको हमें फॉलो करना है। द प्रॉब्लम्स मे बी अटेम्प्टेड इन सेवरल वेज, ठीक है। जो मैंने आपको बोला ना, जो रिकॉग्निशन ऑफ नीड जो है या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को पहचानते हो, उसको आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्यूशन जो है उसको आप कहीं भी तरह से सेवरल वेज से, यानी बहुत सारे तरीक़ों से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ अ जनरल प्रोसीजर जो मैं आज बताने वाला हूँ, जिसको आपको यूज़ करके क्या कर सकते हो, मशीन एलिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो, मशीन एलिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो जनरल प्रोसीजर स्टार्ट करते थे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ नीड। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना। रिकॉग्निशन यानी आइडेंटिफिकेशन। नीड या तो दूसरी तरह से बोल सकते हैं प्रॉब्लम। देखिए, नीड का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट बात को समझिए। अगर आप लाइफ में आजू बाजू, अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट में अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखेगी। प्रॉब्लम्स इन द सेंस, किसी को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, किसी को लोड कैरी करने में प्रॉब्लम है, किसी को एक लोड है नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है, कोई 10th फ्लोर तक पहुंचाना है या 15th फ्लोर तक पहुंचाना है। तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स है ह्यूमन की,
उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहचानते हैं। यानी हमारी डिज़ाइन स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप सोच रहे हो कि डिज़ाइन देखिए कैसे स्टार्ट होती है। हम ऑफिस में बैठते, पीसी चालू करते, पीसी में बैठ के कुछ ना कुछ साइज़ डिसाइड करते हैं, डायमेंशन बनाते, कैड बनाते, ड्राइंग्स बनाते, सब उसको हम डिज़ाइन बोलते हैं। देखिए डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, डिज़ाइन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। आप कोई भी जगह बैठे हो, आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को पहचान रहे हो कोई भी ह्यूमन की, तो वहीं से वो डिज़ाइन आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डिज़ाइन का पहला स्टेप है, कोई भी चीज़ आपको डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले वो आइडिया आना चाहिए। ठीक है, कि ये कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें एक ऐसा डिवाइस मार्केट में लाना पड़ेगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारी डिज़ाइन जो स्टार्ट होती है वो रिकॉग्निशन ऑफ नीड से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने मान लिया कि आप रास्ते में गए, आपने कोई प्रॉब्लम देखी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपने एक डिसीज़न ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे आपको ये स्टेप में, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, मेक ए कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको आप पूरी तरह से एक स्टेटमेंट में लिखिए कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, इसमें आपको नीड, मतलब उसको प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, बट नीड, उसकी ज़रूरत क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, इससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, यानी आपको उसको एम लिखना पड़ेगा, पर्पज़ लिखना पड़ेगा उस स्टेटमेंट में कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। फॉर विद द मशीन इट इज़ टू बी डिज़ाइन, यानी आपको मशीन किस पर्पज़ से डिज़ाइन करना है, उसका एम क्या है, ये मशीन क्या फुलफ़िल करेगा, कौन सी ज़रूरत को पूरा करने वाला है ये मशीन। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको पूरा एक स्टेटमेंट लिखना है। तो यहीं से आपकी जो डिज़ाइन है उसका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक आपको एग्जांपल लिया, ये जो इंसान है ये नीचे से ऊपर ले जा रहा है एक हैवी लोड को। ठीक है, तो ये एक हमारी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, बट पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट, यानी डिज़ाइन हमारी स्टार्ट हो गई कि हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया। ठीक है, चलो ऑफन डिज़ाइन बिगिंस, देखिए लिखा है बिगिंस का मतलब स्टार्ट होना। डिज़ाइन बिगिंस व्हेन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कोई भी इंसान, जो हम बोलते हैं कोई भी एक इंसान या तो कोई कंपनी। ठीक है, अब प्रॉब्लम को हम भी पहचान सकते हैं, कंपनी जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी, कंपनी भी कोई मार्केट में कोई प्रॉब्लम को पहचान सकती है। ठीक है, वो पहचान लेती है नीड को, या कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी एक नीड को पहचान लेती है, या दूसरी तरह से बोले तो आइडेंटिफाइज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल मार्केट, मार्केट में उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल कितना है। यानी सपोज आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो या मशीन डिज़ाइन कर रहे हो, ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर लूँ कि वो प्रोडक्ट पिज़्ज़ा भी हो सकता है, या कोई कॉफ़ी हो सकती है, या कोई एलिवेटर हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि ये डस्टबिन है, तो डस्टबिन भी एक आपका डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, या वो जैसे कि एलिवेटर्स यहाँ पे भी है, या तो यहाँ पे जैसे कि ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि सीढ़ी बनाना, ये भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये स्टोर में जो भी चीज़ें ज़रूरत है, यानी आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मार्केट में पोटेंशियल है कि नहीं। यानी आप सोचो उस मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर देखो चलने नहीं वाला, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मैं बना दूंगा और कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके आपको कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसकी ज़रूरत पहचाननी पड़ेगी। अगर ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में लाता हूँ तो वो लोगों की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, यानी लोग इसको ख़रीदना पसंद करेंगे कि नहीं, इसका मार्केट में पोटेंशियल है कि नहीं। ठीक है, तो वो हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये कुछ प्रोडक्ट है जो हमें चेक करना है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से चलेंगे कि नहीं। जैसे कि डिओड्रेंट है, तो डिओड्रेंट मार्केट में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात है कि ऑल्सो नीड, जैसे कि नीड को हाईलाइट किया हुआ है, कैन बी डिफाइंड एज, नीड को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स टू री इंजीनियर वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देखिए ज़रूरत, एक तो हमने ऊपर के तरीके से भी देख लिया कि मार्केट में ये चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो एक ये नीड पैदा हो गई। ठीक है, दूसरी तरह से नीड को उस तरह से भी डिज़ाइन करते हैं कि कंपनी क्या डिसाइड कर रही है, बैठ के री इंजीनियर करना डिसाइड कर रही है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये पार्ले है, पार्ले के सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा हो कि पार्ले का सिर्फ एक ही बिस्किट आता है, पार्ले जी एक बिस्किट आता है, तो नहीं, आप देख सकते हो ये मेन बिस्किट तो पहले सबको पता ही होता है।
बट उसके अलावा भी मार्केट में पार्ले के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, हज़ारों प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये क्या करती जा रही कंपनी, ज़रूरत को पहचान के उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती रहती है, री इंजीनियर करती रहती है, समझ रहे हो। तो ये हमें करते रहना पड़ेगा कंपनी में अगर हम बैठे हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एग्जांपल है, हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल में मान लेते चलो कार है, तो कार की कंपनियां भी नई नई कार लॉन्च करते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नई नई कार्स आती रहती है, आप एडवर्टाइज में देखते रहते हो टीवी में, ठीक है। यानी इसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला डिज़ाइन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फर्स्ट स्टेप ऑफ डिज़ाइन इज़ when a person recognizes the need, when a person identifies a problem, when a person decides that this problem is to be solved, ठीक है। और जिससे कोई भी ह्यूमन की ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, इसका पर्पस हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। हम स्टेटमेंट बनाते हैं या कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल वो देखता है कि इस प्रोडक्ट का मार्केट में पोटेंशियल है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में भेजूँगा तो ये प्रोडक्ट पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल कि हमें प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है। या तो कोई कंपनी डिसाइड करती है कि हमारे प्रोडक्ट को री इंजीनियर करना है, यानी अब कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसका एक टाइम आ गया है, अब ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके हम मार्केट में अब इसको डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप आता है कि प्रॉब्लम हमने पहचान ली, उसको सॉल्व, अब हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका सोचना है। यानी फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, देखो पढ़ते हैं और समझते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, जो हमारा आइडिया हमने डेवलप किया था ना, जो आइडिया दिमाग में आया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको अब हम क्या देने वाले हैं, फॉर्म देने वाले हैं। फॉर्म का मतलब शेप देने वाले हैं, यानी उस आइडिया को दिमाग से निकाल के हम क्या करेंगे, एज अ सॉल्यूशन हम अब पेश करने वाले हैं, या तो कॉन्सेप्ट के तौर पे पेश करने वाले हैं, विच इज़ ऑफन, मतलब इसका मतलब क्या है, विच इज़ ऑफन अ पोटेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन लेने वाले हैं, ठीक है, टू द प्रॉब्लम। तो चलिए, जैसे कि ये इस प्रॉब्लम को लिया था, तो ऐसे तो चलने वाला है नहीं। हमने इस प्रॉब्लम को देखा कि इंसान बहुत ही प्रॉब्लम में है, कि उसको नीचे से ऊपर इसका पूरा वेट उठा के ले जाना पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि एक पहला पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है कि हम ऐसा एलिवेटर बनवा दें, ऐसा कुछ डिज़ाइन करते हैं जिससे पर्सन खुद ब खुद ऊपर चले जाए सामान के साथ। या तो एक और सॉल्यूशन हम पेश करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ बनाए जो नीचे से पर्सन को ऊपर की तरफ ले जाए, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, देखिए पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ मार्केट में आ चुकी है, बट ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये चीज़ें नहीं थी, जैसे कि एस्केलेटर मार्केट में नहीं थे पहले, बट किसी ना किसी इंसान ने ये सोचा होगा, ठीक है, कि इसकी यहाँ पे ज़रूरत है, उसको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि लिफ्ट भी पहले नहीं थी ना, एक टाइम था जहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, बट उसके बाद इंसान ने सोचा कि इस तरह से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के मार्केट में भी हमें ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढना है और उसको सॉल्व करना है, जिससे आपकी कंपनी या आप खुद एज अ एंटरप्रेन्योर ग्रो कर सको, ठीक है। चलिए, सेकंड स्टेप, ये सेकंड लाइन ये बोल रही है कि फॉर मैकेनिकल सिस्टम पॉसिबल मैकेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म आर सिलेक्टेड दैट विल गिव द डिजायर्ड मोशन। यानी आपने ये मोशन, यानी इस लोड को ऊपर ले जाना है, तो आपको एक मोशन करवानी पड़ेगी, पार्ट्स की डिजायर्ड मोशंस। तो उस डिजायर्ड मोशंस के लिए आपको मोशंस कैसे करवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको मैकेनिज्म्स चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म चाहिए ना, मैकेनिज्म यानी पार्ट्स का अरेंजमेंट, इस तरह से पार्ट को अरेंज करेंगे कि वो रिक्वायर्ड मोशन करेगा, ठीक है। हमने मैकेनिज्म का डेफिनेशन कुछ पहले देख चुके हैं ये। चलो, तो फॉर मैकेनिकल सिस्टम हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म या तो ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो सिलेक्ट मैकेनिज्म हम क्यों सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा मोशन जो चाहिए वो हमें मिल पाए, ठीक है। जैसे कि एक मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे एक प्रॉब्लम था, इस टायर को मुझे क्या करना है, स्टीयर करना है, यानी हमें कुछ एंगल पे मोड़ना है। तो इससे हमने क्या किया, कुछ ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे लगाई, फिट की, ठीक है, जिससे हमारी जो रिक्वायर्ड मोशन है उसको हम अचीव कर पाए, ठीक है। चलिए, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म है, जैसे कि बेल्ट ड्राइव सिलेक्ट करें या चेन ड्राइव सिलेक्ट करें, या हमारे पास बहुत सारे गियर की पैर है, ये सारे गियर की पैर है, उसमें से कौन सा वाला गियर की पैर हमें चूज़ करनी है, कौन सी मैकेनिज्म चूज़ करनी है, ये आपको बैठ के डिसाइड करना है एज अ डिज़ाइनर, ठीक है। तो ठीक है, मोशन को अचीव करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बट उसके लिए हमें मैकेनिज्म चूज़ करनी पड़ेगी या ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म चूज़ करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में हमारा काम ये है,
पहले स्टेप में हमने देखा, हमने नीड को पहचाना, दूसरे स्टेप में हम उसको सॉल्यूशन के तौर पे हम मैकेनिज्म सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 स्टेप हो गए जनरल प्रोसीजर के। अब बात करते हैं, देखिए अभी सिंथेसिस में और भी कुछ लिखा हुआ है तो देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो मैकेनिज्म बनाना है तो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का, और मैकेनिज्म बनाना यानी थोड़ा दिमाग का काम है। दिमाग का काम यानी क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए जिससे मैकेनिज्म को आप डेवलप कर सके। ठीक है, तो मैनी अ टाइम इट इज़ पॉसिबल टू सिलेक्ट स्टैंडर्ड रेडीली अवेलेबल मैकेनिज्म इन द मार्केट टू डेवलप मशीन। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में जो मैकेनिज्म है रेडीली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये सारी मैकेनिज्म है, उसको आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मार्केट में जाओगे तो सीधी सीधी मिल जाएगी। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि कभी कभी स्टैंडर्ड मैकेनिज्म आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। डिपेंडिंग ऑन अ रिक्वायरमेंट वन और मोर मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन और आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मशीन। तो मशीन बनाने के लिए अगर जैसे रिक्वायरमेंट आपका ऐसे वन और मोर मैकेनिज्म को आप कंबाइन कर सकते हो, एक से ज़्यादा मैकेनिज्म को आप कंबाइन कर सकते हो जिससे आपका आप अपना मशीन जो डेवलप कर रहे हो वो बना पाए। ठीक है, इन द सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म हमें क्या क्या देखना होता है, जैसे कि मैकेनिज्म में स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि वो इतना पावरफुल है कि नहीं, वियर एंड टियर देखना पड़ेगा, थोड़ा एक्यूरेसी देखना पड़ेगा, एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी और कॉस्ट फैक्टर। ये सब चीज़ें मैकेनिज्म को सिलेक्ट करते वक्त देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखेंगे। जैसे कि फॉर स्पीड रिडक्शन करवाना है तो आप चेन ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हो, फ्लैट बेल्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे है वी बेल्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, टाइमिंग बेल्ट ड्राइव आते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो, गियर ड्राइव लगा सकते हो, और ये सारी जो मैकेनिज्म है स्पीड रिडक्शन के लिए मार्केट में अवेलेबल है। बट आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सिलेक्ट करने वाले हो। हाउ योर फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड अपॉन, तो कैसे फाइनल सिलेक्शन करेंगे, स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप ये चूज़ कर सकते हो, मीडियम स्पेस है तो चेन कर सकते हो, या बहुत कम स्पेस है तो गियर कर सकते हो। या तो आपको कौन सी ड्राइव सिलेक्ट करनी है, डिपेंड करते हैं कि पॉजिटिव ड्राइव सिलेक्ट करनी है, ठीक है, या पॉजिटिव नहीं करनी। ठीक है, पॉजिटिव ड्राइव का मतलब होता है जितना आप मोशन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो उतना 100% ट्रांसफ़र होगा, उसमें स्लीप नहीं होगा। जैसे कि बेल्ट होता है तो बेल्ट में कुछ स्लीप होता है तो कुछ ना कुछ आपका एफिशिएंसी थोड़ी कम आएगी इसकी। ठीक है, तो गियर में ऐसा नहीं होगा, या चेन में भी ऐसा नहीं होगा। तो आपको पॉजिटिव सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, ये भी आपको डिसाइड करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया, नीड को पहचाना, और दूसरे स्टेप में हमने किया मैकेनिज्म बनाई। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है हमारा फोर्स को एनालिसिस करना। ठीक है, तो देखिए हमें अब हमारा काम है फोर्स को फाइंड करना। फोर्स कहाँ लगते हैं, तो आपने मैकेनिज्म सिलेक्ट की ना, आपने मशीन डेवलप कर लिया है, आपने एक मशीन बना लिया है। ठीक है, मशीन की मतलब मैकेनिज्म बना के कुछ ना कुछ आपने बनाया है। ठीक है, तो अभी क्या है आउटलाइन के फॉर्म में, बट अब हमें क्या करना है, हर एक मेंबर, मशीन के हर एक मेंबर पे कितना कितना कौन सा फोर्स आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एनर्जी कितनी कौन ट्रांसमिट कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है, फिर ये दूसरा पार्ट है, फिर तीसरा पार्ट है, फिर यहाँ चौथा पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये कितना एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर रहा है सेकंड को, यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है, कौन से फोर्स है, और यहाँ कितनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, ये कितनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये सब हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। फाइंडिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच मेंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए वो तो करना पड़ेगा ना, फोर्स तो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स फाइंड करोगे तभी तो पार्ट के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी, वो पता चलेगी, अंदर कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो तो पता चलेगी ना। तो स्ट्रेस पता चलेगी तभी तो हम साइज डिसाइड कर पाएंगे, है कि नहीं, सीधी सीधी बात है ना। तो हमने सॉम में पढ़ा था ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो स्ट्रेस अगर पता कर ली और फोर्स पता कर लिया तो एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं, तो एरिया इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय स्ट्रेस। तो यहाँ से हमारा एरिया मिल जाएगा, और एरियाज फॉर एग्जांपल चलो सर्कुलर सेक्शन मानते हैं तो यहाँ से डायामीटर मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो साइज़ तो इसी तरह डिसाइड करेंगे ना हम लोग। तो फोर्स क्यों फाइंड करना है, क्योंकि स्ट्रेसेस फाइंड करनी पड़ेगी, इंड्यूस जो भी अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है इसके लिए फोर्स फाइंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और स्ट्रेसेस भी किस पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा फोर्स, जैसे कि आप टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो उसके अगेंस्ट आपको टेंसाइल स्ट्रेस, आप कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हो तो उसके अगेंस्ट आपके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस पैदा होगी पार्ट के अंदर। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेस आएगी। ये सब हम सॉम में सीखे हुए, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो देखो मैं एक बता देता हूँ। जैसे कि ये फोर्स अप्लाई करते हैं और इस फोर्स से बचने के लिए मटेरियल क्या करता है, मटेरियल
इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाता है। देखिए ये वाला फोर्स इस इधर एक अगर मैं सेक्शन में बांट दूँ, इसको मैं बांट देता हूँ सेक्शन में, ये वाला, तो ये फोर्स लगेगा। और जैसे कि मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो एक 10 न्यूटन का रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा उसको इसको रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वही बात आती है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी समझ, तो यहाँ से कट सेक्शन करके जो एरिया है वो वाला, तो यहाँ से स्ट्रेस पता चलेगी आपको। चलो, पॉसिबल फेलियर्स आर इवेल्युएटेड थ्रू द फोर्स एनालिसिस। देखिए फोर्स आपको पता चलेगा कि ये वाले पार्ट पे इतना फोर्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक पार्ट पे आ रहा है 10 किलो न्यूटन का फोर्स, कोई दूसरे पार्ट पे आ रहा है 20 किलो न्यूटन का फोर्स, कोई पार्ट पे आ रहा है इम्पैक्ट लोड आ रहा है और इम्पैक्ट लोड में भी 50 किलो न्यूटन का आ रहा है। तो ये पता चलेगा कि इससे क्या पता चलेगा कि कौन सा पार्ट के फेल होने के चांसेस है, ये पता चलेगा ना। आप सोचिए, फोर्स एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ फोर्स एनालिसिस आपको करते हुए, यहाँ पे टो ट्रक का डिज़ाइन करना है तो आपको कुछ फोर्सेस डिज़ाइन करने पड़ेंगे, कुछ आपको यहाँ पे फोर्सेस सोचने पड़ेगी, कहाँ कितना फोर्स आ रहा है, कहाँ नॉर्मल फोर्स आ रहा है, कहाँ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, ठीक है। कितना फोर्स यहाँ से इसको टो ट्रक को चाहिए जिससे इस कार को हम आगे की तरफ पुल कर सके, ठीक है। जैसे कि हम पॉसिबल फेलियर्स इवैल्यूएट करना है, फोर्स एनालिसिस से ये पता चलेगा कि जैसे पिटिंग जैसा फेलियर होगा, माइक्रो पिटिंग जैसे फेलियर्स हो गए, या पूरा का पूरा फ्रैक्चर हो सकता है, या ब्रेकेज हो सकता है, ये सब चीज़ पता चलेगी ना। जैसे कि इस तरह सा फेलियर हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी इस तरह से रास्ते में हो, ठीक है। हमारी गाड़ी यानी हमारी डिज़ाइन की हुई कार, बराबर। तो इसीलिए हमें जितने भी फोर्सेस हो सकते हैं, देख सकते हो आप, जितने भी फोर्स हो सकते हैं वो सारे हमें कंसीडर करने हैं, फोर्स एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से स्ट्रेसेस को भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए ताकि हमारे इस तरह से पार्ट के फेलियर्स ना हो, ठीक है। तो क्या क्या किया हमने नीड पहचानी, फिर हमने उसके सॉल्यूशन के लिए हमने मैकेनिज़्म बनाई, और मैकेनिज़्म बनाने के बाद हमने हर एक पार्ट पे कितना फोर्स आ रहा है वो चेक किया, ठीक है। फोर्स यहाँ से फोर्स एनालिसिस किया, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कि कितना फोर्स कौन से पार्ट पे आने वाला है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 पे 10 किलो न्यूटन आ रहा है, पार्ट नंबर 5 पे 25 किलो न्यूटन आ रहा है। अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फोर्स के हिसाब से हमें मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है, जो नेक्स्ट वर्क है, वो है मटेरियल को सिलेक्ट करना। और मटेरियल को जब अभी आपको सिलेक्ट करना होता है तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है। मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज फॉर वेरियस मशीन एलिमेंट, ये तो आपको पता ही है। अलग अलग मशीन के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोई मशीन में 100 एलिमेंट्स होते हैं, 100 एलिमेंट्स यानी पार्ट्स होते हैं। तो 100 पार्ट्स के क्या, आप सोचिए 100 पार्ट्स के जो मटेरियल है वो सेम हो गए? ऑब्वियसली नहीं हो गए, है कि नहीं। तो मटेरियल्स डिफरेंट होते हैं मशीन एलिमेंट के हिसाब से। और हमें, जैसे मैंने अभी बताया, हमें क्या देखना है, फिजिकल, केमिकल, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी कंसिडर करनी पड़ेगी जब हम मटेरियल को सिलेक्ट करने बैठे हैं। और ख़ास करके कीपिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन माइंड, कॉस्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम चाहे तो गोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, उस मशीन को डिज़ाइन करने के लिए। तो हमें कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है, केमिकल प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी हम आगे सीखने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला ना, मटीरियल का मतलब हमें सबसे मेन पॉइंट है कि हमें प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द कॉस्ट। कंटिन्यूस आज बात करते हैं, आज हमारी दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इतना डेवलपमेंट हो चुका है उसमें कि हैज़ ब्रॉट आउट न्यूअर मटेरियल। आज नए नए मटेरियल मार्केट में आए हैं, स्ट्रॉन्गर मटेरियल आ गए हैं, लाइटर मटेरियल आ गए हैं मार्केट, ठीक है। यानी हमारे पास आज ऑप्शंस कितने हैं, 10-20 नहीं है, हज़ारों ऑप्शंस है। अब देखा जाए तो इतने मटेरियल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे
कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, बट आपका काम है कि वहाँ पे आप कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करने वाले। देखिए मटेरियल लाइक प्लास्टिक भी अवेलेबल है, फाइबर ग्लास है, नाइलॉन है, कॉम्पोजिट मटेरियल से मिक्स विक्स जो मटेरियल है ये आज हम यूज़ करते आ रहे हैं। ये डिज़ाइन इंजीनियर प्ले वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा यहाँ पे इन सिलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन एलिमेंट। सही मटेरियल को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी एक डिज़ाइन इंजीनियर की, इसीलिए डिज़ाइन इंजीनियर यहाँ पे बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे कार है, कार की सिर्फ बाहर का एक आउटर बॉडी ही दिखाई है, आप सोच सकते हैं आउटर बॉडी में देखो रूफ माइल्ड स्टील का है, सनप्रूफ पॉलीकार्बोनेट का है, हुड एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है, फिर मोटर कंपार्टमेंट का रेल है HSLA का बनाया हुआ है। देखिए आप सोच सकते हो कितने अलग अलग, फिर प्लास्टिक का बम्पर बनाया हुआ है, बम्पर स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम भी यूज़ किया गया है, पीछे माइल्ड स्टील है, यहाँ पे माइल्ड स्टील है, फिर यहाँ पे कोई स्टील यूज़ किया हुआ है, ठीक है, पिलर के लिए, फिर माइल्ड स्टील है, फिर यहाँ पे बेक हार्डन स्टील है, कोई माइल्ड स्टील है, फिर माइल्ड और बेक हार्डन स्टील है। देख सकते हो आप। अभी तो सिर्फ आउटर बॉडी है, अभी अंदर आप सीट पे जाओगे, अंदर का चेसिस पे जाओगे, टायर पे जाओगे, समझ रहे हो, तो कितने सारे मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक जस्ट देख सकते हो कि कास्ट आयरन स्टील 55% यूज़ होता है, ये सब जस्ट ऐसे आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए, तो हमारे 4 स्टेप हो गए हैं। पहला स्टेप नीड, दूसरा स्टेप हमारा हो गया है मैकेनिज़्म, हमने निकाल ली, मैकेनिज़्म पे कितना फोर्स लगता है वो देख लिया, और फोर्स के हिसाब से हमने फिर अब मटेरियल भी सिलेक्ट करना चालू कर दिया। हमने मटेरियल भी सिलेक्ट कर लिए, अब मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, फोर्स हमारे पास अवेलेबल है, देखो कैपिटल भी हमारे पास अवेलेबल है, मटेरियल सिलेक्ट कर लिया तो वो मटेरियल कितना फोर्स सहन कर सकता है, यानी हमें स्ट्रेस भी पता चल गई। तो फोर्स पता चल गया, स्ट्रेस पता चल गया, तो आप सोचिए तो अब हम क्या पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय स्ट्रेस। तो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, एरिया मिल गया तो यहाँ से डायामीटर निकाल सकते हैं, या जो भी डायमेंशन है वो निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे बात आती है साइज़ की। अब हमारा काम है साइज़ डिसाइड करना कि डायामीटर कितना रखे, लेंथ कितना रखे, या विड्थ कितना रखे, ठीक है, इस तरह से। चलो, फाइंड द साइज़ ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मशीन। अब हमारा काम क्या है, साइज़ को फाइंड करना, डायमेंशंस फाइंड करना बाय कंसिडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मशीन। फोर्स तो देखना पड़ेगा ना, फोर्स स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, फोर्स देखना पड़ेगा कितना लग रहा है, एंड पॉसिबल स्ट्रेसेस फॉर द मटेरियल यूज़, और मटेरियल की कितने स्ट्रेसेस लग रही है, यानी स्ट्रेस अवेलेबल होगी हमारे पास और फोर्स अवेलेबल होगा, ये भी होगा हमारे पास, और मटेरियल के हिसाब से स्ट्रेस भी अवेलेबल होगी। उसके हिसाब से हमने क्या फाइंड करना है, साइज़ फाइंड करनी है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रही है चीज़ें। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ईच मेंबर शुड नॉट डिफ्लेक्ट और डिफॉर्म देन अ परमिसिबल लिमिट। इतना ध्यान रखना है कि जो मेंबर है उस पर जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स से वो डिफ्लेक्ट ना हो जाए, ठीक है, या डिफॉर्म ना हो जाए। कितना डिफॉर्म होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा, जैसे कि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हमें डिफॉर्म नहीं होने देना। अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा वो प्लास्टिक लिमिट में चला गया, तो आपको भी पता है प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है कि मटेरियल पे फोर्स लगता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है, फोर्स हटाते हो तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन नहीं करेगा, ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगा। इलास्टिक लिमिट तक करोगे तो अपना ओरिजिनल शेप को वापस ले आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट के लिए एक एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल नंबर 1.10 है जो आपको बुक में मिल जाएगा। तो पीछे का एग्जांपल मैंने आगे ले लिया है, सोचा थोड़ा यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक उसका हिस्सा नहीं है, इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बट आपको ये बताने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि साइज़ किस तरह से डिसाइड करते हैं, ठीक है, और साथ साथ थोड़ा एग्जांपल भी हो जाएगा। चलिए, 10 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड हमें लिफ्ट करना है यूजिंग ए स्टील वायर। हम स्टील वायर से 10 किलो न्यूटन को, तो देखिए लोड कितना आने वाला है, 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलो न्यूटन का मतलब होता है 10,000 न्यूटन। दैट स्ट्रेस इंड्यूस इन द वायर डज नॉट एक्सीड। तो देखो लिखा है कि जो वायर में जो स्ट्रेस है ना वो कितनी एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 120 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमें वायर की साइज़ डिसाइड करनी है। वायर की साइज़ का मतलब वायर का डायमीटर डिसाइड करना है, ठीक है। तो देखिए एक वायर इस तरह से लगाया होगा और समथिंग में कुछ उसको लोड को लिफ्ट करना है, तो लोड को लिफ्ट करने के लिए एक हुक जैसा लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने इस 10 किलो न्यूटन के लोड को लगाया हुआ है, ठीक है। चलो,
तो हो गया, इस तरह से कुछ है। तो हमें हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेस होता है इस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एरिया ए इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है, फोर्स है 10,000 डिवाइड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस कितनी है 120 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, mm² एरिया आ जाएगा। चलो एरिया कैलकुलेट करते हैं, 10,000 डिवाइड बाय 120, तो यहाँ पे 83.33 mm²। चलिए एरिया आ गया है, तो अब थोड़ा यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एरिया इज इक्वल टू π/4 d²। ओके, सो एरिया हमारे पास है 83.33 विच इज़ इक्वल टू π/4 d²। तो यहाँ से हमारा डायमीटर मिल जाएगा। चलिए 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 83 में, डिवाइड बाय में पाई करूँगा, और जो ये स्क्वायर का आंसर है उसको अंडर रूट कर देंगे। तो 10.3 यहाँ पे आंसर आ रहा है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके कितना लिख लेता हूँ, 11 को मैं लिख देता हूँ 12 mm। थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो उतना सेफ हो जाएगा डिज़ाइन। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या है, डायमीटर इक्वल टू 12 mm। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल है वो समझ आया। तो अब हमने साइज़ डिसाइड कर ली। अब बात आती है मॉडिफिकेशन में, कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हो बैठ के, अब आप क्या कर रहे हो, जब आप मीटिंग में ये सारी चीज़ रिप्रेजेंट करोगे, अपने जो सुपरवाइज़र है या अपने जो बॉस है या कंपनी के CEO, ये सब जब हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे सामने बड़े बड़े जो मैनेजर बैठे होंगे, कोई प्रोडक्शन का सुपरवाइज़र बैठा होगा, जिनको हो सकता है हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो या ना भी हो, बट वो हर दिन पूरे दिन वहीं पे प्रोडक्शन में ही काम करते रहते हैं, तो उनको भी बहुत सारे नॉलेज होते हैं। इवन क्वालिटी वालों को नॉलेज होता है, आउटसोर्स वाले होते हैं जो बाहर से प्रोडक्ट्स बनवाते हैं हमारे लिए या मंगवाते हैं, तो वो सबको सारी और भी बहुत सारी चीज़ें पता होती है जो शायद हमें इतना उसके बारे में नॉलेज ना हो। तो जब हम मीटिंग में हम ये चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना ये बनाना है, ये मटेरियल यूज़ करना है, तो हो सकता है उनके भी सजेशंस हमें यहाँ पे ध्यान पे रखने पड़ेंगे। जैसे कि कोई मटेरियल हमने चूज़ किया कि ये वाला मटेरियल हम यूज़ करने वाले, तो आउटसोर्स वाले डिपार्टमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये वाले मटेरियल हमारे इंडिया में तो नहीं मिलता, हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो बाहर से मंगवाना तो उसके लिए 1 महीना और लगेगा। तो ये चीज़ आपको अगर डिले हो सकता है तो फिर हम करेंगे, अदरवाइज़ हम कोई और मटेरियल यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। यानी वापस यहाँ मॉडिफिकेशन की बात आई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सजेस्ट कर सकता है कि आपका इतना डायमीटर है, या ये वाला पार्ट आपने जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट या कॉर्नर्स या ऐसी कुछ डिज़ाइन रखी या शेप रखा जो हो सकता है हमारी फैसिलिटी में ना बन पाए, तो सुपरवाइज़र बोलेगा कि ये चीज़ हमारे मशीन पर बनेगी नहीं, या ये वाली प्रोसेस हमारे यहाँ हमारी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, तो हमें हो सकता है कि बाहर देना पड़े, और बाहर देना पड़ेगा तो बातें सब कॉस्ट पे आएगी। ठीक है, तो इस तरह से सजेशंस उनके हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो देखो, मॉडिफाई द साइज ऑफ द मेंबर टू एग्री विद द पास्ट एक्सपीरियंस। अब पास्ट एक्सपीरियंस देखिए, हमारा भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है और दूसरे जो लोग होते हैं उनके भी पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारे पास्ट एक्सपीरियंस को हम ध्यान में रखते हुए हमें साइज़ वापस हो सके तो मॉडिफाई करनी है। एंड द जजमेंट टू फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से हमें साइज़ शायद चेंज करनी पड़े, बराबर। तो मॉडिफिकेशन में ऑल्सो भी नेसेसरी बाय कंसिडरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। हो सकता है हमें मॉडिफिकेशन तभी भी करना पड़े, शायद कॉस्ट रिडक्शन की बात आए कि हमने कुछ डिज़ाइन किया और उसका कॉस्ट जो बनाने का आ रहा है समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है जो शायद हमारी कंपनी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, या तो मार्केट में बेचेंगे तो कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें वहाँ पे वापस कुछ ना कुछ हमारे पार्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन आता है, और एक बार मॉडिफिकेशन वहाँ पे अप्रूव हो गया, फिर हमारा फाइनल काम है डिटेल ड्राइंग बनाना। ठीक है, तो देखिए, ड्रॉ द डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। हम हर एक कॉम्पोनेंट, जैसे 1000 कॉम्पोनेंट है हमारे मशीन में, तो हम हज़ारों कंपोनेंट की डिटेल ड्राइंग बनाएंगे, और डिटेल ड्राइंग की फिर फाइनली हम असेंबली भी बनाएंगे, और उस असेंबली में हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सजेस्ट की है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। हम डायमेंशंस बताएंगे, हमारे ड्राइंग्स के अंदर हम डायमेंशंस बताएंगे, हम हमारे ड्राइंग के अंदर स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, हम कितना जो सरफेस फिनिश रखना है, जैसे कि जो डेल्टा यूज़ करते हैं तो 3 डेल्टा फिनिशिंग करना है, 2 डेल्टा करना है या 4 डेल्टा करना है, ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन
करनी पड़ेगी, कौन सी प्रोसेस से करना है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, कितना हीट ट्रीटमेंट करना है वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिकेशंस जैसे डायमेंशंस बताने पड़ते हैं, टॉलरेंसेस बताने पड़ेंगे कि किस में कितना टॉलरेंस लगना है, मटेरियल भी हमें सजेस्ट करना पड़ेगा, ये वाला मटेरियल यूज़ करना है या कौन कितनी सरफेस फिनिश रखनी है, ये सब चीज़ हमें हमारे प्रोडक्शन ड्राइंग में बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक ड्राइंग बताया हुआ है, जो हम सीट बनाते हैं फर्स्ट सेम में उस तरह से होता है। और अगर ये सारी चीज़ डिटेल ड्राइंग भी हमारा पास हो गया, फिर चीज़ें जाती है प्रोडक्शन में, फिर तो हमारा काम यहाँ पे अब ख़त्म होने आया है कि जो कंपोनेंट एज पर द ड्राइंग अब मैन्युफैक्चर किया जाता है वर्कशॉप में। ठीक है, यानी हमने वर्कशॉप में वो ड्राइंग दे दिया है, तो अब उनको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ड्राइंग पढ़ के कि कहाँ क्या करना है, वापस वो लोग नहीं आने चाहिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हमें सब चीज़ हमने हमारे ड्राइंग में सब मेंशन की हुई होगी। ठीक है, और फाइनली प्रोडक्शन में पहुंचने के बाद एक बार प्रोडक्शन बन गया तो यहाँ पे डिज़ाइनर का काम ख़त्म होता है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या सीखा हमने सबसे पहले नीड को पहचानी, फिर हमने उसके हिसाब से हमने मैकेनिज़्म बनाई, सिंथेसिस किया और मैकेनिज़्म पता चल गई, फिर हमने फोर्सेस फाइंड कर लिए। फोर्सेस फाइंड करने के बाद एक बार हमने फोर्सेस फाइंड कर लिए, उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया, हमने मटेरियल डिसाइड कर लिया, फिर शेप और साइज़ डिसाइड कर लिया। ठीक है, शेप एंड साइज, और एक बार शेप और साइज डिसाइड कर दिया उसके बाद हमने हमारे दूसरे जो मेंबर से बात करके मॉडिफिकेशन किया, और एक बार मॉडिफिकेशन अप्रूव हो गया, फिर हमने डिटेल ड्राइंग बनाया और ड्राइंग में सब कुछ मेंशन कर दिया। अब वो चीज़ प्रोडक्शन में चली गई और प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, यानी वो पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। देखो, डिज़ाइन स्टार्ट होती है नीड से और डिज़ाइन ख़त्म होती है प्रोडक्शन से। ठीक है, चलिए, तो अब चली गई है हमारी ड्राइंग प्रोडक्शन में बनने के लिए, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको बनाएगा। तो चलिए, एक फ़्लो चार्ट है डिज़ाइन प्रोसीजर का जो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो फ़्लो चार्ट देखिए किस तरह से। तो सबसे पहला हमारा काम था नीड को आइडेंटिफाई करना या तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सेकंड उसके बाद हमने देखिए वो सब डेटा निकालते हैं जो प्रॉब्लम्स के डेटा निकालने की बात चल रही है, थोड़े डेटा निकाले हमने, स्पेसिफिकेशंस निकाले, और उसके बाद हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्यों आई कि वो जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसी ने ऐसा सोचा कि मैं कोई आयरन मैन जैसा कोई सूट बना दूं और मैं नीचे से ऊपर चला जाऊं, तो भाई देखिए फिजिबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनना पड़ेगी, वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बन गई, यानी एक बार पता चल गया कि ये बन पाएगा, तब हम क्या करेंगे सिंथेसिस पे। यानी देखो हमने मेरे पहले नीड पढ़ा और नीड के बाद सिंथेसिस पढ़ा, और बीच में 2 स्टेप है, जैसे कि हमने प्रॉब्लम्स के सब डेटा लिए, स्पेसिफिकेशंस लिए कि क्या क्या है प्रॉब्लम्स, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई और उसके बाद हमने मैकेनिज़्म बनाया। मैकेनिज़्म में चाहिए क्रिएटिव और टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद हमें फोर्स एनालिसिस कर लिया, और फोर्स एनालिसिस के लिए कुछ स्ट्रक्चरल एनालिसिस या कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। और उसके बाद हमने देखिए फोर्स एनालिसिस के बाद मटेरियल सिलेक्शन किया और शेप और साइज़ डिसाइड किया। ठीक है, और देखिए चलो तो यहाँ पे एक मटेरियल सिलेक्शन रह गया है ना, एक मटेरियल सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप और डाल देना, मटेरियल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद डिज़ाइन ऑफ शेप, मटेरियल सिलेक्शन के बाद हमने शेप और साइज़ डिसाइड कर ली और फिर मॉडिफिकेशन कर लिया। तो मॉडिफिकेशन में देखिए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर मॉडिफिकेशन आया तो ये वापस गाड़ी कहाँ जाएगी, सिंथेसिस पे जाएगी, और ये एक बार पास हो जाएगा तो उसके बाद ये गाड़ी वापस नीचे की तरफ जाएगी। उसके बाद हमने डिटेल ड्राइंग बना लेंगे, डिटेल ड्राइंग बनाया, उसके लिए हमने लिमिट, फिट, टॉलरेंस ये सब डिसाइड करेंगे, और फिर डिटेल ड्राइंग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है, यानी उस पर इंस्पेक्शन टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को बेच देगा और कस्टमर टेस्ट करके बताएगा सर आपका डिज़ाइन में मज़ा नहीं आया, तो नहीं तो कंपनी का नाम ख़राब होगा। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोटोटाइप डिज़ाइन बनाते हैं, यानी एक तरह का सैम्पल बनाते हैं, और उसी सैम्पल में हम सारे इंस्पेक्शन, सारे टेस्टिंग करते हैं। बट अगर वो फेल जाता है
यानी इंस्पेक्शन या टेस्टिंग फेल जाता है तो ये वापस कहाँ चला जाएगा, क्यों फेल होता होगा, क्योंकि हमने फोर्स एनालिसिस सही से नहीं की होगी, तो या वापस यहाँ पे फोर्स एनालिसिस पे चला गया, या मटेरियल सिलेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं, शेप साइज में डिसाइड चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, फिर ड्राइंग चेंज हो गई और वापस प्रोटोटाइप में चेंज होगा। और ये एक बार साइकिल पास कर दिया, फिर दोनों ये साइकिल जाएगी हमारी फाइनल प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट में भी शायद हमारी डिज़ाइन, चलो मैंने बोले कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला गया, ठीक है, कस्टमर के पास जाने के बाद भी हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर को कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं लग रही, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर देखिए जैसे कि हमारे प्रोडक्ट को 1 साल 2 साल हो गए, अब तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना, मार्केट में कुछ ना कुछ नया लाते रहना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट चलेंगे नहीं और हमारे कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल हर बार नए नए लॉन्च होते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपग्रेड होके, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे कंपनी के जो और कॉम्पिटिटर्स है वो आगे निकल जाएगा और हमारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। या तो कंप्लेंट जो होती कस्टमर की कोई कंप्लेन आती है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये सब वापस कहाँ जाएगा, सिंथेसिस में जाएगा, यानी वापस ये चीज़ चलती जाएगी। तो इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस लेक्चर में मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने पूरी अपनी कोशिश की कि इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अच्छे डिटेल में बताऊँ, ठीक है। चलिए, आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग मटेरियल, IS डेजिग्नेशन ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ फेलियर्स हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, मोस्ट IMP, फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन उसके एडवांटेजेस, प्रिफर्ड नंबर और बेसिक सीरीज साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपकमिंग लेक्चर्स है जो इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो चलिए फिर, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।